क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक, मतलब वो लोग जिन्हें हम जीनियस समझते हैं, ज्यादातर समय गलत होते हैं। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। एक स्टडी हुई थी, उसमें तो ये भी पाया गया कि उनके 49% से भी कम निवेश ही मुनाफा कमा पाते थे। कुछ महान निवेशक तो मतलब 10 में से सिर्फ 3 बार ही सही होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो इतनी बार गलत है तो वो इतने सफल कैसे हैं? मतलब लाखों करोड़ों कैसे कमा लेते हैं? जरूर कोई राज होगा। और वो राज स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि चुने हुए स्टॉक को संभालने के तरीके में छिपा है। बिल्कुल। और इसी कला को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। एक तो रिवर ओक कैपिटल का बहुत ही दमदार शेयर होल्डर लेटर है। हाँ। साथ ही ली फ्रीमन शोर की किताब द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन से कुछ गहरी बातें हैं। और एक मनोवैज्ञानिक जाल जिसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं, उस पर भी कुछ रिसर्च है। आज हमारा मकसद उन छिपी हुई आदतों को समझना है जो सफल और असफल निवेशकों में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती हैं। खासकर तब जब उनके शेयर या तो मुनाफे में होते हैं या नुकसान में। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है और दुनिया के बेहतरीन निवेशक इस धोखे से बचकर आगे कैसे निकलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उस आम गलती की बात करते हैं जो शायद हर निवेशक ने कभी न कभी की ही होगी। कौन सी? हम मुनाफे वाले शेयरों को बहुत जल्दी बेच देते हैं और नुकसान वाले शेयरों को पता नहीं किस उम्मीद में सालों तक पकड़े रहते हैं। हाँ, और इस दिमागी उलझन का यूं कहिए एक नाम भी है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक इसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। ये नाम 1985 के एक मशहूर अध्ययन से आया था जिसने पहली बार इस आम आदत पर रोशनी डाली। तो ये है क्या असल में? ये एक ऐसी दिमागी फितरत है जिसमें हम नुकसान को सच मानने से इनकार करते हैं और छोटे मोटे मुनाफे को जल्दी से जेब में रख लेते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत मानवीय है, लेकिन बाजार में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जिद है कि हम मान ही नहीं सकते कि हमारा फैसला गलत था? जिद तो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर कारण है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से नफरत। हाँ, हमें नुकसान का दर्द उतनी ही रकम के फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। ज्यादा होता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए कमाने की खुशी से लगभग दोगुना होता है। अरे वाह! तो इसीलिए दिमाग नुकसान से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल, भले ही वो फैसला आगे चलकर और नुकसानदेह साबित हो। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है पछतावे का डर, जिसे रिग्रेट अवॉइडेंस भी कहते हैं। देखिए, कोई भी यह मानना नहीं चाहता कि उसका फैसला गलत था। सही बात है। तो जब तक हम नुकसान वाले शेयर को बेचते नहीं, तब तक वो सिर्फ एक कागजी नुकसान है। ये एक उम्मीद बनी रहती है। एक उम्मीद है कि शायद कल ये वापस ऊपर आ जाए। लेकिन जिस पल हमने उसे बेच दिया, वो नुकसान असली बन जाता है। और साथ में आता है पछतावा कि मैंने गलती कर दी। मतलब जब तक बेचा नहीं तब तक गलती पक्की नहीं हुई। ये तो दिमाग का खुद को बचाने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। हाँ, और एक और दिलचस्प चीज मैंने पढ़ी थी, मेंटल अकाउंटिंग। हाँ, मेंटल अकाउंटिंग। इसमें हमारा दिमाग हर स्टॉक का एक अलग खाता बनाकर रखता है। कैसे? यूं समझे कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा था और अब 80 पर है, तो दिमाग उसे -20 वाले खाते में डालकर तब तक इंतजार करता है जब तक वो वापस 100 पर ना आ जाए। हम ये नहीं सोचते कि इस 80 रुपए को यहाँ से निकालकर किसी बेहतर जगह लगाया जा सकता है। नहीं, दिमाग बस उस खाते को बराबर करने में लगा रहता है। ये तो बहुत सटीक बात है। और टेरेंस ऑडियन के 1998 के एक अध्ययन ने इसे आंकड़ों में भी साबित कर दिया था। हाँ, उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि निवेशक फायदे वाले स्टॉक को बेचने की संभावना नुकसान वाले स्टॉक की तुलना में लगभग 60% ज्यादा रखते थे। 60%! ये दिखाता है कि ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि एक मानवीय स्वभाव है। और ये समस्या सिर्फ नए निवेशकों तक ही सीमित नहीं है, बड़े बड़े प्रोफेशनल निवेशक भी इससे जूझते हैं। तो अब असली सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस जंग को जीता कैसे जाए? सफल निवेशक इससे पार कैसे पाते हैं? बिल्कुल, यहीं पर ली फ्रीमन शोर का शोध बहुत काम आता है। उन्होंने नुकसान से निपटने के तरीके के आधार पर निवेशकों को 3 कबीलों में, मतलब ट्राइब्स में बांटा है। अच्छा, पहले उस समूह की बात करते हैं जो असफल रहता है। ठीक है। इन्हें रैबिट्स यानी खरगोश कहा गया है। रैबिट्स, जैसे रात में गाड़ी की हेडलाइट्स देखकर खरगोश सड़क के बीच में जम जाता है, हिल नहीं पाता। बिल्कुल वैसे ही ये निवेशक अपने पोर्टफोलियो में लाल रंग यानी नुकसान देखकर जम जाते हैं। कोई फैसला ही नहीं ले पाते। मतलब वे बस उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं कि शायद बाजार पलट जाए और उनका नुकसान पूरा हो जाए। हाँ,
और ये बहुत आम बात है। लोग कहते हैं बस थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद ऊपर आ जाए। लेकिन जैसा कि कहते हैं, उम्मीद कोई निवेश की रणनीति नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस कुछ न करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक छोटा सा गणित है। बताइए। अगर आपका निवेश 25% गिरता है तो उसे वापस अपनी पुरानी कीमत पर आने के लिए 33% बढ़ना होगा। ठीक है। लेकिन अगर वो 50% गिर जाता है तो उसे वापस आने के लिए 100% बढ़ना होगा। दुगना। हाँ, तो रैबिट्स अक्सर इतने गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं कि वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। सबसे बड़ी सीख यही है कि कुछ न करना ही सबसे खराब फैसला है। वाह, तो रैबिट बनना सबसे खतरनाक है। ये सुनकर तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं करती। हम सब करते। तो फिर जो लोग सफल होते हैं वे इससे अलग क्या करते हैं? यहाँ दो बिल्कुल विपरीत लेकिन सफल रणनीतियां सामने आती हैं। पहला सफल समूह है असैसिन, यानी हत्यारे। असैसिन। ये निवेशक नुकसान को जल्दी और बिना किसी भावना के बेरहमी से काट देते हैं। लेकिन इसमें यह खतरा नहीं है कि आप किसी अच्छे स्टॉक को सिर्फ इसलिए बेच दें क्योंकि वो थोड़े समय के लिए नीचे चला गया था? हो सकता है बाद में वो बहुत ऊपर चला जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है योजना। योजना। असैसिन अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने नियमों पर चलते हैं। वे निवेश करने से पहले ही तय कर लेते हैं कि वे कितना नुकसान झेल सकते हैं। इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। अच्छा। जैसे अगर ये स्टॉक मेरी खरीद कीमत से 20% नीचे गया तो मैं बिना सोचे समझे इसे बेच दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, उनका मकसद छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करना है ताकि वे उस एक बड़े नुकसान से बच सकें जो पूरे पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल। वे जानते हैं कि वे हर बार सही नहीं हो सकते, इसलिए वे अपनी पूंजी बचाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। कौन सा है? दूसरा समूह है हंटर्स, यानी शिकारी। और ये असैसिन से बिल्कुल उल्टा करते हैं। उल्टा? अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं और बाजार की घबराहट की वजह से कीमत गिर रही है, तो वे गिरते हुए स्टॉक में और पैसा लगाते हैं। ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है, एक डूबते जहाज में और पैसा डालने जैसा। हाँ, अगर बिना योजना के किया जाए तो ये आत्मघाती हो सकता है। लेकिन हंटर्स की सफलता का राज भी उनकी योजना में ही है। वो कैसे? वे शुरुआत से ही ये मानकर चलते हैं कि स्टॉक गिर सकता है, इसलिए वे पहली बार में अपनी पूरी पूंजी नहीं लगाते। अच्छा। वे थोड़ा निवेश करते हैं और पैसा बचाकर रखते हैं ताकि अगर कीमत गिरे तो वे और खरीद सकें, जिसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं। सही। लेकिन वे आंख बंद करके नहीं खरीदते। हर गिरावट पर वे अपनी रिसर्च दोबारा जांचते हैं और ये पक्का करते हैं कि उनके निवेश का शुरुआती कारण अभी भी मजबूत है। तो इसका मतलब ये है कि जब नुकसान हो तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो असैसिन बने, नुकसान को काटें और आगे बढ़ें, या हंटर बने। अगर अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा है तो और खरीदें। लेकिन किसी भी हालत में रैबिट बनकर जमना नहीं है। निष्क्रियता ही सबसे बड़ा दुश्मन है। एकदम सही। दोनों ही रणनीतियों में एक बात कॉमन है, सक्रिय फैसला लेना, भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना के आधार पर। नुकसान को संभालना तो आग से खेलने जैसा है, लेकिन मुझे लगता है असली परीक्षा तब होती है जब कोई स्टॉक मुनाफे में हो। हाँ, अक्सर लालच और डर वहीं सबसे ज्यादा हावी होते हैं। तो यहाँ भी तो एक असफल समूह होगा। बिल्कुल, और ये शायद सबसे आम गलती है। इस असफल समूह को रेडर्स कहा गया है। रेडर्स? ये वो निवेशक हैं जो छोटे छोटे मुनाफे को जल्दी से लेकर निकल जाते हैं। 100 का शेयर 120 का हुआ और उन्होंने बेच दिया। साइकोलॉजिकली ये बहुत संतोषजनक लगता है। हाँ, क्या आपने एक सही फैसला लिया, मुनाफा कमाया और अब कोई जोखिम नहीं है। और आंकड़े भी यही कहते हैं। फ्रीमैन शोर के अध्ययन में 66% जीतने वाले निवेश 20% से कम के मुनाफे पर बेच दिए गए। और इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें से 61% शेयर बाद में और भी ऊपर गए। मतलब लोगों ने बड़ी कमाई की छोटी सी झलक देखकर ही खुद को मैदान से बाहर कर लिया। ये वही डिस्पोजिशन इफेक्ट है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, नुकसान को पकड़े रहना और मुनाफे को जल्दी काट देना। तो ये रीडर्स मुनाफे को लेकर बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं। बिल्कुल, जो लंबे समय में उनके रिटर्न को सीमित कर देता है। देखिए, सफल निवेश का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही बड़े विजेताओं से आता है जिन्हें मल्टीबैगर्स कहते हैं। और रीडर्स उन विजेताओं को कभी बड़ा होने का मौका ही नहीं देते। सही कहा। लेकिन रिवर ओक कैपिटल के पत्र में एक बिल्कुल अलग और बहुत सफल समूह की बात हुई है जो रीडर्स से एकदम विपरीत है। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्हें कनोसर्स या पारखी कहा गया है। पारखी? एग्जैक्टली।
ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला समूह था। वे निवेश को एक अच्छी वाइन की तरह मानते हैं। वाइन की तरह? हाँ, अगर ये खराब हो गई है तो उसे तुरंत फेंक दो, लेकिन अगर ये अच्छी है तो वे जानते हैं कि ये समय के साथ और बेहतर होती जाएगी। तो वो अपने विजेताओं को सालों साल चलने देते हैं। बिल्कुल। उनकी एक आदत मुझे बहुत ही हैरान करने वाली लगी। उनमें बोरियत सहने की जबरदस्त क्षमता होती है। ये एक सुपर पावर जैसा लगता है ना? हाँ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उनके पोर्टफोलियो में सालों तक कोई बदलाव नहीं होता। वे बार बार उन्हीं कुछ कंपनियों के बारे में बात करते हैं। जबकि बाजार में हर दिन कुछ नया और रोमांचक होता रहता है। हाँ, कोई नई थीम, कोई नया स्टॉक। लेकिन कनोसर्स अपनी पुरानी सफल कंपनियों के साथ शांति से बैठे रहते हैं। वे सिर्फ इसलिए नहीं बेचते क्योंकि स्टॉक 50% या 100% बढ़ गया है। तो फिर वे बेचते कब हैं? उनका क्या पैमाना होता है? उनका ध्यान स्टॉक की कीमत पर नहीं, बल्कि व्यापार पर होता है। वे खुद से पूछते हैं, क्या ये व्यापार अभी भी बढ़ रहा है? क्या इसका मोट, मतलब इसका प्रतिस्पर्धी लाभ अभी भी मजबूत है? बिल्कुल। क्या मैनेजमेंट अभी भी अच्छा काम कर रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो वे उसे क्यों बेचेंगे, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए? हाँ, लेकिन वे समय समय पर मूल्यांकन तो करते होंगे ना? जरूर करते हैं। और अगर कोई पोजीशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो थोड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं, लेकिन वे अपनी मुख्य हिस्सेदारी बनाए रखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देता है। कौन सा? इन कनोजर्स के सिर्फ 1/3 आइडिया ही सफल होते थे। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, मतलब 10 में से 7 बार गलत होने के बाद भी वे सबसे सफल थे। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है कि एक अच्छा निवेशक होता कौन है। बिल्कुल। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। उनकी सफलता दर बहुत कम थी, 10 में से सिर्फ 3 या 4। लेकिन खेल यहाँ बदल जाता है। खेल यहाँ बदल जाता है। जब वे गलत होते थे तो वे असैसिन या हंटर की तरह व्यवहार करते थे। यानी या तो छोटे नुकसान पे निकल जाते थे या सोच समझकर और निवेश करते थे। हाँ, जिससे उनका नुकसान सीमित रहता था, लेकिन जब वे सही होते थे तो वो कनोसर बन जाते थे। वो उस एक सही फैसले को सालों तक बढ़ने देते थे। और वो 1 या 2 बड़े विजेता उनके 6-7 छोटे नुकसान की भरपाई करके भी कहीं ज्यादा मुनाफा दे जाते थे। इसे एसिमेट्रिक रिटर्न्स कहते हैं। नुकसान सीमित, मुनाफा असीमित। तो इन सब कहानियों और आंकड़ों से एक आम निवेशक अपने लिए क्या व्यावहारिक बातें सीख सकता है? अगर हम इन सभी स्रोतों का सार निकालें तो कुछ बहुत ही साफ आदतें सामने आती हैं। पहली और सबसे जरूरी है, केवल अपने सर्वश्रेष्ठ आइडिया पर ही पैसा लगाएं। बहुत ज्यादा चीजों में हाथ न डालें। भीड़ नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दें। और शायद पोजीशन साइजिंग भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल, ये दूसरी आदत है। इतना निवेश करें कि अगर वो सफल हो तो आपके पोर्टफोलियो पर फर्क पड़े, लेकिन इतना भी नहीं कि एक गलत फैसला आपको बर्बाद कर दे। ये जोखिम प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। सही। और तीसरी आदत, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, जीतते समय लालची बने, यानी अपने विनर्स को दौड़ने दे। ये कनोसर वाली मानसिकता है। ये समझना होगा कि असाधारण रिटर्न हमेशा कुछ ही बड़े विजेताओं से आते हैं। पोर्टफोलियो का 80% रिटर्न अक्सर 20% स्टॉक से ही आता है। और इसलिए उन 20%